नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप और खबरों की शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले बात एक बड़ी खबर की, सर्वदलीय बैठक से जुड़ी एक खबर इस वक्त आ रही है जो बेनतीजा रही है। आज शराबबंदी पर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से, लेकिन यह बैठक बेनतीजा रही है और बैठक में कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। विपक्ष लगातार सदन में चर्चा की मांग करता रहा, लेकिन सत्ता पक्ष चर्चा के लिए तैयार नहीं हुआ। तो बैठक के बाद कहा जा रहा था कि कोई ठोस निष्कर्ष निकलेगा, लेकिन कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला है। शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए। शैलेंद्र, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी कि बाद में सकारात्मक नतीजे निकलेंगे, शायद गतिरोध कम होगा, लेकिन गतिरोध तो बढ़ गया है। बिल्कुल, देखिए, और कहीं ना कहीं खासतौर पर इसी को लेकर के बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में इस बात पर चर्चा होनी थी कि बिहार में अवैध शराब को लेकर के अब आगे क्या रणनीति बनाई जाए और कैसे इसे रोका जाए। इन तमाम विषयों पर आज विधानसभा अध्यक्ष ने बैठक बुलाई थी सुबह 10 बजे, लेकिन उस बैठक में कोई खास निष्कर्ष नहीं निकल पाया। विपक्ष ने यह मांग किया था कि सरकार इस पूरे मामले पर जवाब दे, लेकिन सरकार जवाब देने को तैयार नहीं। सरकार का कहना है कि यदि कोई भी आपराधिक मामला है या फिर अपराध से जुड़ा मामला है तो उसे गृह विभाग के बजट के दिन उठाएं। और कहीं ना कहीं यही एक बड़ा कारण है कि देखिए, विधानसभा के अंदर में भी जब तेजस्वी यादव का सवाल आया चीनी मिल को लेकर के, उसमें काफी हंगामा हुआ। बीजेपी और आरजेडी के सदस्यों में कहा सुनी हुई और उसके बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। हालांकि कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले पर, जिस तरीके से आपराधिक मामला हो, शराबबंदी का मामला हो, या मामले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष इस वक्त आमने सामने विधानसभा में खड़ा है। जी, ये गतिरोध लग रहा है शैलेंद्र की आगे भी नजर आएगा। सदन में हंगामा भी हुआ है, क्या ये चलता रहेगा गतिरोध शराबबंदी को लेकर? बिल्कुल जाहिर सी बात है, और कहीं ना कहीं चूंकि विपक्ष अपनी जीत पर रहा है और आज भी जिस तरीके से तेजस्वी यादव का सवाल आया, उसके बाद जो उन्होंने टिप्पणी की मंत्री पर, उसके बाद पीटी के सदस्य नाराज हुए, फिर तेजस्वी ने वॉकआउट कर दिया। तो ये संकेत ये दे रहे हैं कि गतिरोध आगे भी जारी रहेगा। गतिरोध खत्म करने की कोशिश की गई थी, लेकिन कोशिश सफल नहीं हो सकी। साकेत, लेकिन शैलेंद्र, लेकिन सवाल तो ये उठता है कि जिस शराबबंदी को सफल बनाने को लेकर, या यूं कहें कि जिस अवैध शराब को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर रहा है, आज अगर ये प्लेटफॉर्म था जहां पर इस बैठक में किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता था, वहां पर वो अप्रोच क्यों नजर नहीं आया? बिल्कुल, उसका कारण ये था कि विपक्ष जिद पर रहा है कि तो हमारी आवाज लगता है शैलेंद्र तक नहीं पहुंच पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र समान जानकारी के लिए। देखिए, वो तस्वीर आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, जिसमें ये सोचा और समझा जा रहा था कि शायद जिस शराबबंदी को सफल बनाने को लेकर के ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण होगी, इसमें कोई नतीजा निकलेगा, लेकिन ये बेनतीजा ही खत्म हो गई। सत्ता पक्ष चर्चा के लिए तैयार नहीं है, जबकि विपक्ष इसे लेकर चर्चा की मांग लगातार कर रहा है। तो देखिए, सदन के अंदर और बाहर लगातार हो हंगामा का दौर जारी है और इसीलिए ये बात सामने आ रही है क्योंकि आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो हैं वो एक बार फिर से झल्ला उठे। उन्होंने ये सवाल उठाते हुए कहा कि देखिए, सत्ता पक्ष के विधायकों ने हंगामा किया है और इसलिए हंगामा किया क्योंकि तेजस्वी यादव का बयान सामने था। सदन में तारकिशोर प्रसाद इसे लेकर नाराज होते हुए नजर आए। गलत परंपरा की शुरुआत करने को लेकर तारकिशोर प्रसाद की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई और इसे लेकर सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी खूब हंगामा किया है। मसला क्या था वो भी हम आप तक पहुंचाते चले। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान पर सदन में भारी हंगामा होता है। क्या कहा तेजस्वी यादव ने, जरा पहले वो सुन लीजिए। अरे यार, आप लोग गजब है, कैसे मंत्री आप लोग को बना कहाँ बात कर आप? चलिए, जवाब आता नहीं, वही बयान था। अरे यार, आप लोग गजब है, कैसे मंत्री आप लोग को बना कहाँ बात कर आप? चलिए, जवाब आता नहीं, गृह विभाग बोलिए, गृह विभाग। अरे यार, आप लोग गजब है, कैसे मंत्री आप लोग को बना कहाँ बात कर आप? चलिए, जवाब आता नहीं, गृह विभाग बोलिए, गृह विभाग। अध्यक्ष महोदय, ये गलत परंपरा शुरू कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष। चलिए, ये गलत परंपरा शुरू कर रहे हैं। कौन मंत्री बनेगा नहीं बनेगा ये नेता प्रतिपक्ष के अधिकार में नहीं है, नहीं बनेगा। ये लगातार मंत्रियों के बारे में नकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं। परसों से किसी के अधिकार हमारे मंत्रियों पर लगातार
बात है महोदय? आप जानते हैं ये सदन में हम लोग पहली बार नहीं आए महोदय। 26 सुनो भैया, सुनिए 26 साल से मैं भी सदस्य हूं और वो भी सरकार में रहे हैं। सवालों के जवाब कैसे आते मालूम नहीं है। और जब आप खुद निर्देश दे रहे हैं, आपने खुद निर्णय दिया कि जो प्रश्न इन्होंने पूछा है उसका जवाब मंत्री जी दे देंगे। आप सदन की कार्रवाई उठा के देखिए 26 साल का, इनके शासनकाल की कार्रवाई उठा देखिए। कितनी बार ये कहा गया जवाब भेज दिया जाएगा, माना जाता है, क्यों नहीं मानते? उनकी मर्जी से चलेगा सदन। सदन किसी एक शख्स की मर्जी से नहीं चल सकता है अध्यक्ष महोदय। और सबका सम्मान बराबर है, चाहे वो मंत्री हो या नेता विरोधी दल हो या विरोधी दल के मेंबर। लेकिन कोई व्यक्ति हमारे मंत्रियों का अपमान करे, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं इसको। और सहयोगी साकेत हमारे साथ उस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। साकेत, जिस परंपरा के पालन की बात की जाती है, जिनके अगुवाई के तौर पर इन लोगों को बड़ी जिम्मेदारी जनता जनार्दन ने दे रखी है, उसी परंपरा की अवहेलना बार बार की जा रही है, जिसकी दुहाई आज एक बार फिर से सदन के अंदर भी नजर आई और हंगामा भी हुआ। देखिए बिल्कुल विवाद, जिस तरह से लगातार जो प्रश्नकाल है वो बाधित हो रहा है। आप देखिए अमूमन जब से ये सदन चल रहा है काफ़ी कम ऐसा समय रहा हो जब प्रश्नकाल शांति से चला हो। पिछले कुछ दिनों से तो खास करके प्रश्नकाल के समय में जिस तरह से विपक्ष हंगामा करता है और पूरी की पूरी कार्रवाई स्थगित करनी पड़ती है, या फिर बिना विपक्ष के विधानसभा में जो कार्रवाई है वो जैसा कि आज भी चल रहा है, तो ये सबसे बड़ा सवाल है। और खास करके मंत्री को सीधे तौर पर टारगेट किया जाता है, ये आरोप सत्ता पक्ष की तरफ से लगाया गया है। जब यहाँ पर नंद किशोर यादव या फिर तारकिशोर प्रसाद जो डिप्टी सीएम है वो उठकर विधानसभा में जिस तरह से उन्होंने कहा है कि सीधे नेता प्रतिपक्ष एक एक करके सभी मंत्रियों को टारगेट करते हैं। आज ही जैसे गन्ना विभाग के मंत्री हैं प्रमोद कुमार, उनको लेकर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाया। और सबसे बड़ा मुद्दा था कि जो चीनी मिल बंद पड़ी हुई है उसके जो पार्ट्स हैं या जो उसका जो एसेट्स है उसे किस तरह से विभाग के द्वारा बेचा जा रहा है, ये आरोप लगाया कि औने पौने दामों पर उसे बेचा जा रहा है विभाग के द्वारा। इस सवाल पर मंत्री भी जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि एसबीआई जो स्टेट बैंक है वो इसकी बिक्री कर रहा है, इसमें कहीं से भी विभाग की कई सवाल उठते हैं, कई सवाल उठते हैं। लेकिन जरा एक बार फिर से सुनाते हैं वो बयान, जिस बयान ने इस वक्त बिहार की सियासत को गरमा दिया है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष की तरफ से ये बयान सामने आया। एक बार जरा फिर से सुनिए। अरे यार आप लोग गजब है, कैसे मंत्री आप लोग को बना चलिए कहाँ बात है आप? चलिए जवाब आता नहीं। चलिए गृह विभाग बोलिए, गृह विभाग। अरे यार आप लोग गजब है, कैसे मंत्री आप लोग को बना चलिए कहाँ बात है आप? चलिए जवाब आता नहीं। चलिए गृह विभाग बोलिए, गृह विभाग। अरे यार आप लोग गजब है, कैसे मंत्री आप लोग को बना चलिए कहाँ बात है आप? चलिए जवाब आता नहीं। चलिए गृह विभाग बोलिए, गृह विभाग। अरे यार आप साकेत, उस बयान को हम बार बार सुना रहे हैं। ये बयान सिर्फ नेता प्रतिपक्ष ने दिया है इसलिए ये सवाल नहीं है। सवाल इसलिए भी है कि क्या ये तमाम जो संसदीय परंपराएं होती हैं, विधायी परंपराएं होती हैं, उनको ताक पर रखा जा रहा है? क्योंकि ये सवाल उठाना कि कहां से ऐसे मंत्री आ जाते हैं, जनता ने ही इनका चयन किया है। शब्दों के चयन में आखिर ये नेता क्यों भूल जाते हैं कि उनके अधिकार क्या हैं, उन्हें किस मर्यादा का पालन करना चाहिए? देखिए बिल्कुल, पिछले कुछ दिनों से अगर विवाद देखिए सदन की कार्रवाई, तो लगातार जो मर्यादा है वो तार तार हुई है सदन के अंदर। चाहे वो हाथापाई का मामला था सदन के अंदर या फिर हंगामा जो लगातार चल रहा है। और आज तो तेजस्वी यादव ने एक कदम बढ़ते हुए मंत्री के कह सकते हैं उनके मंत्री कैसे उन्हें बना दिया गया, इसी पर उन्होंने सवाल उठा दिया। ये कहीं ना कहीं सवाल जरूर है कि जो संसदीय परंपरा है उसको लेकर किस तरह से गंभीर है नेता, क्योंकि नेताओं का काम है कि सदन में वो अपने सवाल पूछे, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को सदन के अंदर वो उठाए और जनता के जो समस्याएं है उसका समाधान करे, ना कि एक दूसरे पर जो कह सकते हैं पर्सनल टीका टिप्पणी करे। ये कहीं से भी उचित नहीं है और सदन में आज भी वही दिखा। आपको रोकेंगे साकेत, आपको रोकेंगे। अजय आलोक हमारे साथ जुड़ गए, जेडीयू नेता है। अजय आलोक, का जो सदन की परंपरा दिखी, जो तस्वीर सामने आई, यहां तेजस्वी यादव ने साफ साफ मंत्री के चयन पर सवाल उठा दिए और इसके बाद सरकार सत्ता पक्ष के लोग भी हमलावर। क्या ऐसा लगता है आपको कि सदन की गरिमा में ऐसे शब्दों का चयन, ऐसे बयान देने से बचना चाहिए? आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति से
जिसको गरिमा का ग भी नहीं पता हो, जिसकी भाषण में, जिसकी भाषा में गाली गलौज होता हो, उससे आप क्या उम्मीद करेंगे? पहली बात तो गरिमा और मर्यादा ये आरजेडी के लिए कभी बना नहीं, इसलिए उम्मीद मत कीजिए। ऐसे ऐसे लोग चुन के आए हैं तो यही दृश्य देखने को मिलेगा। और तो कोई और बोला तो बोला, एक ऐसा व्यक्ति बोला जो 9वां फेल है और वो कह रहा है कि कैसे कैसे लोग को मंत्री बना देते हैं। अजय आलोक जी, ये नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं, क्या यह भी माना जाए कि अब उनको फॉलो करेंगे उनके तमाम जो विधायक हैं आरजेडी के विपक्ष के, और शायद सवाल उधर से भी आएंगे ऐसे? क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि आपके नेता जो करेंगे वो कार्यकर्ता करते हैं, उनके सदस्य करते हैं। उनके कार्यकर्ता और उनके सदस्य यही हरकतें तो करते आए, यही हरकत कोई नई बात तो है नहीं। मैं तो यही कह रहा हूं कि और बोला तो बोला, एक ऐसा व्यक्ति बोला जो खुद वही फेल है, जिसको सदन में होने का बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जो बेल पे है वो भी बोल रहा है कैसे कैसे लोग मंत्री बन जाते हैं। और मजबूरी है, लोकतंत्र की मजबूरी है कि ऐसे लोग को झेलना पड़ता है। अजय आलोक जी, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी शब्दों की मर्यादा जिसका जिक्र बार बार हम करते हैं वो कई बार तार तार हुई है। हालांकि कहां से कौन कौन से लोग चुनकर आ जाते हैं, ये सीधे तौर पर जनता के चुनाव पर सवाल उठा रहे हैं, जनता के ही द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि। क्या नीतीश कुमार को टारगेट करने के लिए तमाम सीमाएं, तमाम मर्यादाओं को ताक पर रख दिया गया है? देखिए, ये लोग डिप्रेस्ड, फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, बिल्कुल जिसको कहते हैं कि हताश, निराश और बिल्कुल बदहवास हो चुके हैं। और इनको कोई मर्यादा से कोई मतलब नहीं है। इनको हाउस कैसे चले, जनता की बात कैसे हो, उससे भी कोई मतलब नहीं है। इनका एक ही मकसद है, हंगामा खड़ा करते रहो हाउस में, ताकि कोई काम, विधायी काम हो नहीं सके। आप ये मकसद समझिए, इनका मकसद ही है कि हाउस को नहीं चलने देना, बिहार के काम में बाधा डालना, क्योंकि ये सत्ता में नहीं आ चुके हैं। जरा इमेजिन कीजिए उस सीन को कि ऐसे लोग अगर सत्ता में आ जाते तो बिहार अभी कहाँ रहता। चलिए, एक सवाल यह भी है कि अक्सर विपक्ष हंगामा करता है, वेल में पहुंचता है, सरकार पर आरोप लगाता है, लेकिन आज जो बयान तेजस्वी यादव ने दिया है, आपको ऐसा नहीं लगता कि सत्ता पक्ष के लोग भी अब इसका विरोध करेंगे सदन के बाहर, वो भी हंगामा कर सकते हैं? देखिए, सत्ता पक्ष चाहे जेडीयू हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हो, चाहे हम विकासशील इंसान पार्टी हो, ये सब सभ्य लोग हैं। हम विरोध जरूर करेंगे कि इस तरह की भाषा नहीं होनी चाहिए। और हम यहाँ बैठे नहीं हुए हैं आपकी गालियां सुनने के लिए। गाली का जवाब वापस आपको मिलेगा, लेकिन सदन के बाहर। सदन अच्छे तरीके से चलेगी। लेकिन अजय आलोक जी, शायद आपका विरोध भी मर्यादित होगा, ये उम्मीद की जानी चाहिए, क्योंकि उसी भाषा के चयन पर सवाल उठ रहा है कि क्या तजुर्बा कम होना या फिर विरोध करने के लिए तमाम मर्यादाओं को ताक पर रख देना, इस वक्त यही परिपाटी चल रही है क्या? बहुत बहुत शुक्रिया अजय आलोक जी, आप हमारे साथ जुड़े। और साकेत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे थे, जिसमें तेजस्वी यादव विरोध कर रहे थे, लेकिन विरोध के लिए जिन शब्दों का उन्होंने चयन किया, अनूप, वो एक बार फिर से सवालों को ही जन्म देगा। बिल्कुल बचना चाहिए था। चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। बात माले के विरोध की करते हैं। विधानसभा परिसर में आज माले के विधायकों ने प्रदर्शन किया है। बैंक के निजीकरण के साथ साथ सुपौल में जो आत्महत्या का मामला सामने आया, उसे लेकर माले विधायकों ने आज नाराजगी जाहिर की। इसके अलावा यह भी कहा कि सरकार को विधानसभा में बैंक निजीकरण के खिलाफ प्रस्ताव पास करना चाहिए, इसकी मांग भी माले विधायकों ने की है। के खिलाफ विधानसभा से प्रस्ताव लेना होगा। बैंकों का निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। सुपौल में आत्महत्या के नीतीश कुमार, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। तो देखिए, विरोध की ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। विधानसभा परिसर की एक और खूबसूरत तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते थे, लेकिन ये तस्वीर हंगामे में कैसे बदल जाती है, उसकी वानगी आप इन तस्वीरों के जरिए समझिए। देखिए, आरजेडी के विधायक विरोध करने के लिए हाथों में तख्तियों के साथ पहुंचे हुए थे, विरोध जाहिर किया जा रहा था और विरोध का विषय ये था कि नल जल योजना में गड़बड़ी की जा रही है। देखिए, ये तख्तियां हाथों में लेकर ये तमाम जो आरजेडी के विधायक हैं विधानसभा परिसर में खड़े थे, प्रदर्शन किया जा रहा था नल जल योजना में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए, और इन लोगों ने सरकार में शामिल लोगों पर लूट का आरोप लगाया। विरोध की ये तस्वीरें विधानसभा परिसर की आपके सामने। हाथ नीचे, लूट है, लूट है, लूट है, लूट है।
आप किसी गांव कस्बा में जाइए, नल नहीं कहीं है और उद्घाटन का बोर्ड लगा हुआ है। और ये सरकार चारों तरफ से 7 निश्चय के नाम पर गांव को बर्बाद कर रही है, कस्बा को बर्बाद कर रही है और लूट योजना है। और अब बात कन्हैया कुमार की। जेएनयू देशद्रोह मामले में आरोपी कन्हैया कुमार और दूसरे आरोपियों की आज पटियाला हाईकोर्ट में पेशी हुई है। देखिए, पेशी के दौरान जो वकील है कन्हैया कुमार के, उन्होंने कहा कि पेशी से छूट दी जाए, जिस पर कोर्ट ने कहा कि उन्हें अभी छूट नहीं दी जा सकती है। पिछली सुनवाई की बात करें तो पिछली सुनवाई में चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए आरोप पत्र में मौजूद सभी आरोपियों के नाम से पेशी का सम्मन जारी किया गया था। हालांकि अब इस मामले में अगली सुनवाई जो है 7 अप्रैल को होगी। आपको बता दें कि कन्हैया कुमार पर साल 2016 में जेएनयू कैंपस में आयोजित कार्यक्रम में देश विरोधी नारेबाजी का आरोप लगा था। और चलिए अब बात कर लेते हैं बैंक कर्मचारियों के हड़ताल की, जिसका सीधा असर जो है वो ग्राहकों को उठाना पड़ रहा है। सरकारी बैंकों के लाखों कर्मचारी जो हैं वो इस वक्त हड़ताल पर हैं। 2 दिनों की हड़ताल है, यानी कि सोमवार यानी कि आज से इसकी शुरुआत हुई है। आज और कल 2 दिनों तक ये कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। लेकिन इससे पहले 13 और 14 तारीख, ये 2 वो तारीख है जब शनिवार और रविवार होने की वजह से भी कामकाज बैंकों में नहीं हो पाया था। यानी कि 4 दिनों की हड़ताल के बाद अब बुधवार को कामकाज की शुरुआत होगी। ग्राहकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये हड़ताल इस वजह से है कि बैंक कर्मचारी ये कह रहे हैं कि बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है, जिसका सीधा असर उन पर पड़ेगा। और इसी को लेकर के आज यहाँ पर बैंक कर्मचारियों की तरफ से हड़ताल किया जा रहा है। आज सुबह बंद रहेगा, बैंक में ताला लगाकर बैंक कर्मी जो है निजीकरण का विरोध करते हुए सड़कों पर नजर आ रहे हैं। आज से 2 दिनों के लिए बैंकों की हड़ताल है। आप देखिए, बैंक कर्मी जो हैं वो नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। बैंक 2 दिनों तक के लिए बंद रहेगा, हड़ताल कर रहे हैं। क्या कुछ मुद्दे हैं, किन मांगों को लेकर ये लोग हड़ताल पे जा रहे हैं, हम एक बार बात करते हैं। सर, किन मांगों को लेकर आप लोग हड़ताल पे हैं आज? जी, हमारा ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन और यूनाइटेड फोरम के आह्वान पर 15 और 16 मार्च 2 दिवसीय हमने हड़ताल का निजीकरण के खिलाफ में, ये सरकार देश को बेचना चाह रही है। एक एक करके सारे पब्लिक सेक्टर्स को, बैंकों को, LIC को प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है। जिन मुद्दों को लेके 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, आज उन्हीं मुद्दों से उलट ये सरकार कहती है कि जो 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया उससे आम जनता का हित नहीं हुआ। मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ कि ये जनधन का 3.5 करोड़ खाता जो है, 3 अरब खाता जो है बैंकों में खुला, ये किसका खुला? आगे भी ये हड़ताल जारी रहेगा अगर मांग नहीं मांगी जाएगी तो? बिल्कुल अनिश्चितकालीन हड़ताल होगा, क्योंकि ये सिर्फ बैंक कर्मचारी और बैंकों के जॉब और जॉब सिक्योरिटी की बात नहीं है, इससे देश का आवाम जुड़ा हुआ है। आज देखिए, जिस तरह से छोटे छोटे लोन होते हैं वो बंद हो जाएंगे। 69 के पहले ये कृषि के क्षेत्र में यहाँ जो हालत थी कि PL 480 के गेहूं पर यहाँ के लोग रहते थे, अमेरिका से गेहूं आता था। उसके बाद श्वेत क्रांति हुई, हरित क्रांति हुई। इसलिए बैंकों के राष्ट्रीयकरण का सीधा मतलब ये है कि सिर्फ अमीरों के कंगूरे ही नहीं चमके, गरीबों की झोपड़ियों में भी दिया जले समृद्धि का। 2 दिनों तक ये हड़ताल इनका जारी रहेगा और साथ ही साथ ये भी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर फिर भी इनकी मांग जो है वो नहीं मानी जाएगी तो ये हड़ताल अनिश्चितकालीन भी हो सकता है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात अवैध कब्जे की खेल की करते हैं। जी हां, रांची के होटवार में हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया था, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, और इसमें अवैध कब्जे का खेल चल रहा है। और ये खेल जो है सरकार के बड़े अधिकारियों की तरफ से चल रहा है। इन कॉम्प्लेक्स में जो फ्लैट बने हुए, इसमें बड़े अधिकारियों के ड्राइवर या फिर उनके जो कर्मचारी है वो गलत तरीके से रह रहे हैं। और RTI से मिली जानकारी में इसका खुलासा हुआ है। देखिए, हम आपको बता रहे हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अलावा पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद, युवा विभाग या फिर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ झारखंड से जुड़े अधिकारियों और कर्मियों की अवैध तरीके से रहने के लिए रहने के लिए इसे दिया गया, लेकिन अवैध तरीके से इस पर कब्जा किया गया। इसमें IAS संजीव बेसरा से लेकर पर्यटन विभाग की सचिव पूजा सिंघल के ड्राइवर तक के नाम शामिल है। RTI कार्यकर्ता प्रेम वर्मा ने जो मार्च में इसकी शिकायत विभाग के सचिव पूजा सिंघल से भी की थी, लेकिन कार्रवाई अब तक कुछ भी नहीं हुई। कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं इस मामले के सामने आने के बाद। सवाल ये कि खेलगांव में अवैध कब्जे पर अधिकारियों
को जो फ्लैट दिए गए हैं, क्यों दिए गए हैं ये फ्लैट? और चलिए अब बात करते हैं रांची पुलिस को मिली अहम कामयाबी की, जिसमें 2 लूट कांडों का रांची पुलिस ने कल खुलासा कर दिया। और खुलासे में देखिए 1 करोड़ 46 लाख की रकम की बरामदगी हुई, सोने की बरामदगी की गई। लेकिन इसके साथ साथ खुलासा इस बात का भी कि इंटर स्टेट कनेक्शन क्राइम को लेकर किस तरीके से चल रहा है, ये भी जानकारी सामने आ गई। रांची में क्राइम का इंटर स्टेट कनेक्शन, लुटेरों का सेफ जोन बना रांची। रांची में बड़े लूटकांड का खुलासा, दूसरे राज्यों के अपराधी कर रहे लूट, करोड़ों कैश के साथ सोना चांदी बरामद। क्या रांची दूसरे राज्यों के अपराधियों के लिए सेफ जोन बनती जा रही है? रविवार को रांची पुलिस ने जिन 2 बड़े लूटकांड का खुलासा किया, उससे इस आशंका की पुष्टि होती है। रांची पुलिस ने पटना के स्वर्ण कारोबारी से लूट की घटना को अंजाम देने वाले शातिर अपराधियों को सिकिद्री घाटी से धर दबोचा। इस दौरान लूट के सारे सामान भी बरामद किए गए। कोडरमा हजारीबाग हाईवे पर लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। कैश 1 करोड़ 46 लाख रुपए, करीब 2.5 किलो सोना है, 56 केजी चांदी है। ये लूटी गई थी कोडरमा घाटी में, कोडरमा और हजारीबाग के घाटी में, और लूट इनोवा के साथ ये लूटी गई थी। इसको हम लोगों ने रिकवर किया है। स्वर्ण कारोबारी से अपराधियों ने 2 किलो 395 ग्राम सोना, 56 किलो चांदी और 1 करोड़ 46 लाख रुपए लूटे थे। इस लुटेरा गिरोह के अपराधी बिहार के रहने वाले थे, जिनमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं बाकी की तलाश में पुलिस जुट गई है। इस गिरोह की ओर से पटना के स्वर्ण कारोबारी की रेकी की भी बात सामने आ रही है। मतलब लूट पूरी प्लानिंग के साथ की गई थी। के पटना बेस्ड व्यापारी थे और इसका फॉलो बहुत पहले से किया जा रहा था कि वो आदमी का जैसे ट्रांजैक्शन मूवमेंट होता है, और इसमें जो क्रिमिनल हैं इस सत्यापन किया जा रहा है। इसमें कुछ लोग यहाँ से बाहर के हैं, एक बक्सर का है और एक औरंगाबाद का है। धीरज कुमार की अरेस्टिंग हुई है और राहुल यादव की। धीरज कुमार बक्सर के हैं, राहुल यादव औरंगाबाद के हैं। तो कोडरमा घाटी के बाद जो ब्रिज बनता है, ब्रिज के आसपास इस घटना को अंजाम दिया गया था। अभी तक 2 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। 1-2 लोगों के बारे में हम लोग सूचना प्राप्त हो रही है, हम लोग उसको भी ट्रैक करवा रहे हैं। और उसके बाद अभी इन लोग का इंट्रोगेशन होगा, पूछताछ होगी, सत्यापन किया जाएगा जो डिफरेंट थाना में किस प्रतिवेदित हैं। तो कह सकते हैं कि इस गैंग पे हम लोग का हाथ पड़ चुका है। जो भी लोग होंगे वो बहुत जल्दी पुलिस के पास होंगे। इसी के साथ रांची पुलिस ने अरगोड़ा और बरियात थाना इलाके में भी स्वर्ण कारोबारी से लूट कांड का खुलासा किया। पुलिस ने लूट की करीब 2 लाख की ज्वेलरी भी बरामद की। इसमें भी खास बात ये रही कि लुटेरा गिरोह ओडिशा का रहने वाला था और वारदात के बाद ओडिशा भागने के फिराक में था। इनका प्लान यही था कि सुबह में उड़ीसा भाग जाने का, लेकिन हमारी टीम द्वारा अविलंब कार्रवाई की गई, जिसके कारण से ही इस गैंग का पूरा पर्दाफाश हुआ और अविलंब जो है हम लोगों ने रिकवरी भी की। उड़ीसा में भी इनके खिलाफ कांड दर्ज हैं, उसकी सूची हम लोग अलग से अभी प्राप्त नहीं हो पाई है। 4 उड़ीसा के रहने वाले। क्राइम की बड़ी वारदातों में दूसरे राज्यों के अपराधियों के शामिल होने का खुलासा रांची पुलिस के लिए चिंता की बात है। ऐसे में रांची पुलिस को अब क्राइम कंट्रोल के लिए दूसरे राज्यों की पुलिस के साथ भी समन्वय बेहतर करना होगा, ताकि अपराध पर प्रभावी तरीके से रोक लग सके। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। तो अपराधियों के इस इंटर स्टेट कनेक्शन ने पुलिस की परेशानी जरूर बढ़ा दी। हालांकि त्वरित कार्रवाई के बाद सफलता हासिल हुई, रिकवरी कर ली गई है, लेकिन परेशानी इस बात को लेकर कि अगर इंटर स्टेट कनेक्शन इतना मजबूत है तो तमाम अपराधियों पर नकेल कसना कितना मुश्किल होगा। और खबर दोपहर के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार।